gave me real satisfaction. I was part of the team which had gone to Geneva, जो कि समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं जी, उससे ज़्यादा आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते. The people who are directly working in the SHD is approximately 30 lakhs की अपॉर्चुनिटी मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए. जो हमारा एक्सपोर्ट्स 22,000 करोड़ था, वो आज 10 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स को क्रॉस. 10 लाख करोड़ सर जी. लास्ट एपिसोड में ललित सर से हमने सिविल सर्विसेज और यूपीएससी जॉब्स के बारे में बहुत डिस्कशंस की थी. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स वेलकम द एमिनेंट पर्सनालिटी एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल, सिविल सर्विस ऑफिसर डॉक्टर ललित सिंघल. सर बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू द शो. सर, एज एन ITS ऑफिसर, यू हैव गिवन योर लाइफ टू द सिविल सर्विसेज, स्पेशली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. And so how was your total experience from the beginning to the time as a civil officer? When what was your maximum satisfaction? आपको कहाँ ऐसा लगा कि I am satisfied with the job? तो आपकी जर्नी एक बार जानना चाहेंगे सर. देखिए, मैं अपनी जर्नी को 2 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा जी. 1 रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जी. 1 रिलेटिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी. राइट. मुझे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का दोनों का ही अवसर मिला जी. आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज ए रियली प्रिविलेज्ड पर्सन टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे कंट्री के लिए 12 साल जी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बनाने का, उसमें इन्वॉल्व होने का जी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का मौका मुझे 12 साल मिला. 12 years to design this policy. आई वॉज पोस्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन दिल्ली. उद्योग भवन में हम बैठते थे और वहाँ पे मुझे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम विच वॉज मेकिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. उस समय आपका डेजिग्नेशन क्या था सर? किस पोजीशन पर था? मैंने जब 1995 में जब ज्वाइन किया जी उद्योग भवन में, उस समय मैंने ज्वाइन किया था एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जी. उसके बाद हम वहीं पे ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बने. उसके बाद में फिर मेरा डेजिग्नेशन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रहा जी. और ये पॉलिसी मेकिंग में रहा. और पॉलिसी मेकिंग में 2-3 इंस्टेंसेज ऐसे हैं जो कि मुझे दैट गिव मी रियल सर सेटिस्फैक्शन. प्लीज बताइए. फॉर एग्जाम्पल, जब हम 1990 ऑनवर्ड्स वी वर इन्वॉल्व इन लिबरलाइजेशन जी. एंड वी वर रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन. हम अपने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस में हम अपने इंपोर्ट्स की रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर रहे थे. और जब हम इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर रहे थे 95 ऑनवर्ड्स, 95 से बेसिकली 2003 तक का ये काफ़ी प्रोसेस, इंटेंसिव प्रोसेस था. तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम. और हर एक कंट्री का WTO के अंदर जी एक ट्रेड पॉलिसी होता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू होता है. इट इज़ कॉल्ड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म जी. ये जनेवा में, स्विट्जरलैंड में होता है. ओके. तो इंडिया का फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म दैट वाज इन 1998. That was designed in 1998. दैट वाज इंडिया गॉट एन अपॉर्चुनिटी 1998. हमारा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जनेवा में 1998 में हुआ. Right. तो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम which had gone to Geneva for participating in the TPRM of India and defending the policies of the government of India Right. before 150 countries. 150 countries. Yes, normally about 150 countries participate जैसे करते हैं. तो आप पूरे टीम, of course the team was headed by Secretary of the Government of India जी. and I was part of the team. जी. So explaining your policies, your perspectives, giving answers to their questions etc. इसी तरह से सेकेंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो हुआ जनेवा में, that was in 2002, 4 years के बाद में. 4 years के बाद. And I was fortunate to be part of that team TPRM also. Right. In addition to that, I got a lot of opportunity of traveling in different countries. For example, in 1999, I was sent to Antwerp, Belgium. Right. क्योंकि डायमंड में हमारी स्ट्रेंथ है, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, कि डायमंड्स का ट्रेड को और कैसे बढ़ाया जा सकता है. और एंटवर्प इज द हब in the world, Belgium ka. Belgium is the hub of diamond. For diamond trade. Right. So I went over there for studying the diamond trade. Okay. And then after coming in the foreign trade policy, necessary changes we recommended. इसी तरह से जब हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हम रिमूव कर रहे थे, तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स कुछ होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए आई वाज सेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉर 15 days स्टडिंग दैट वन. इसी तरह से जब हम स्कोमेट आइटम्स, जो एक डुअल यूज आइटम्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी यूज हो सकते हैं और जो कि इंडस्ट्री के लिए भी यूज होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए आई वाज सेंट टू USA फॉर a weeks फॉर द ट्रेनिंग ओवर देयर. सो यू गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर देयर. सेकेंड कंपोनेंट अगर हम देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, वो आपका खास एरिया रहा है. बिल्कुल. तो उसमें अगर आप देखें तो आई बिलीव दैट जो आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं या एक ऐसी पॉलिसी का हिस्सा बनते हैं
जो कि समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं जी, उससे ज़्यादा आपको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। इन 1999 अगेन हमने देखिए, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देखें तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट दिस पॉलिसी। हमने 1965 में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्कीम को स्टार्ट किया था। राइट सर। फर्स्ट EPZ वाज सेटअप इन कांडला। ओके, दिस वाज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। और 1965 से 99 के बीच में 6 और EPZ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, तो टोटल हमारे 7 EPZ बने हैं 1965 से 1999 तक। उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट जो EPZ से 99 में दैट वाज जस्ट अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस। ओके, जस्ट 8,000। 35 साल की जर्नी करने के बाद में भी सिर्फ हम 8,000 करोड़ के एक्सपोर्ट तक ही पहुंच पाए। उस समय ये सोचा गया कि क्या रीजन है, हमें क्या कुछ चेंज करने की आवश्यकता है जी, या क्या रीजन है कि बाकी जगह पे अगर ग्रो कर रहे हैं, हम एशिया में फर्स्ट थे, तो क्या हमें करना चाहिए। उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली हमने ग्रो नहीं किया बिकॉज वी वर द फर्स्ट, बट लेकिन हमने ग्रो नहीं किया। इसलिए देन आई वाज सेंट फॉर स्टडीइंग SEZ इन द जबल अली फ्री ट्रेड जोन इन दुबई। आई वेंट फॉर स्टडीइंग जबल अली फ्री ट्रेड जोन। आने के बाद हमने एक रिपोर्ट बनाई जी, उसको सबमिट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और ये डिसीजन लिया गया कि EPZ कॉन्सेप्ट को SEZ कॉन्सेप्ट में चेंज किया जाए, कन्वर्ट कर देना चाहिए। और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको फर्स्ट टाइम हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में 2000 में इनकॉर्पोरेट किया। So that import policy and export policy combined and changes into इंपोर्ट पॉलिसी का ही पार्ट, एक चैप्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने इनकॉर्पोरेट। उसका एक चैप्टर बन गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आई वाज जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग दिस चैप्टर। तो ये आपने खुद अपने हाथ से वो चैप्टर लिखा? आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। ओके, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम व्हिच वाज इन्वॉल्वड इन मेकिंग दिस। राइट। उसके बाद SEZ एक्ट बनाया गया 2005 में, 2005 में, और इसको फरवरी 2006 से इम्प्लीमेंट किया गया। राइट। अगर अब उसमें अगर आप देखें कि किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है जी, जो आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 के अंदर जी, हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट SEZ के अंदर जी, वो थी 1,34,000 पीपल। In 2005, total employment was 1,35,000. Yes, Right. which people were directly working in these SEZs. Right. And as on today, Right. the people who are directly working in the SEZ is approximately 30 lakhs people. 30 lakhs. 30 lakhs. Approximately 28 times growth in that employment. अगर आप ये देखे हैं तो that nothing can give you better satisfaction than this one, that government provided you, God provided you an opportunity of being part of making a scheme which provided and created this kind of opportunity. मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, देश के लिए, opportunity, देश के लिए जिसने ये opportunity create की। तो 1,35,000 से 30 लाख तक की एम्प्लॉयमेंट हुई लगभग। और ये एम्प्लॉयमेंट मोहित जी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो SEZ की है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो इसकी वजह से जनरेट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 times ऑफ दिस नंबर। 3 times ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ में लोडिंग, अनलोडिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दोज काइंड। थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए एग्जैक्ट काउंट नहीं हो सकता, लेकिन जो काउंटेबल है that is more than 28 times. This 30 lakhs is the direct people, this puppy people who are actually working in SEZs. This is a definitive number. Indirect employment is approximately 3 times of this number. दूसरा हम बात करना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट्स की बात SEZ जी, अगर आप SEZ से देखें, जो कि अगेन जो सेटिस्फेक्शन की जो बात कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट 2005-06 जब हमने एक्ट बनाया, जी, जैसे मैंने बताया कि हमने 1995 से जर्नी की, 99 में सिर्फ 8,000 एक्सपोर्ट था। 8,000 से जब हमने SEZ पॉलिसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में 2000 में डाला, जी, उससे लेके 2005 तक वो 8,000 से एक्सपोर्ट बढ़ के 22,000 करोड़ हो गया। 22,000। 5 साल के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 3 times हो गया। लेकिन हम वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। हमने SEZ एक्ट बनाया जी, ये सोच के कि अगर देखिए, अगर हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी चाहिए। जी, जी, तो एक्ट बनाया, और एक्ट जाने के बाद में आप एक्सपोर्ट देखिए, जी, जो हमारा एक्सपोर्ट्स 22,000 करोड़ था, वो आज 10 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स को क्रॉस कर। 10 लाख करोड़ सर। जी, मैंने आपको एक एम्प्लॉयमेंट का बताया 1,35,000 टू अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs। एक्सपोर्ट 22,000 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs करोड़ हो चुका है।
आज की डेट में ये 10 लाख करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट इंडिया करता है दूसरी कंट्रीज को। SEZ से, SEZ सिर्फ SEZ की बात कर रहा हूँ कि जो आपने मुझसे ये पूछा था कि आपको किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन दिया जी एज ए कैरियर ब्यूरोक्रेट, तो उसमें मैंने बताया कि आपको कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंपोनेंट और SEZ कंपोनेंट, और थर्ड आपको जो SEZ में जो बात करना चाहेंगे वो इन्वेस्टमेंट की बात। हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव SEZ की स्कीम के, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट। राइट सर। एक्सपोर्ट मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट आपको बताया, और इन्वेस्टमेंट देखिए तो उस समय इन्वेस्टमेंट वाज जस्ट अराउंड 2005-06 में जस्ट अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस। 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और आज के दिन SEZ के अंदर इन्वेस्टमेंट 6,50,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुका है। इसमें सर सिर्फ इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता है या इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज, वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं SEZ में? SEZ के अंदर policies are equally applicable to domestic companies as well as the international companies. और सर अगर 2005 में आपने बताया कि पहला SEZ हमने सेटअप किया था, सो वेयर इट वाज सेटअप? नहीं, 2005 के अंदर हमने SEZ एक्ट लेकर आए थे। जो पहले वाले जो EPZs थे उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया SEZ में, नए SEZs को अप्रूवल किया गया। आज के अंदर आप देखिए, अब 135 ईयर्स के अंदर हमारे 7 EPZs बने थे। आज के अंदर अप्रोक्सीमेटली कंट्री के अंदर 270 SEZ ऑपरेशनल, 7 SEZ, 200 प्लस SEZ हमारे SEZ कंट्री के अंदर ऑपरेशनल। राइट। एंड जैसे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि नोएडा स्पेशल जोन में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यू वर एट द हाईएस्ट पोस्ट, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई, क्या नोएडा SEZ में हुआ था, कैसे कैसे कंपनी आई, कैसे कैसे सेटअप हुआ, और कैसे कैसे नोएडा एक नॉर्मल शहर से इतना बड़ा डेवलप सिटी में कन्वर्ट हुआ? देखिए, आई वाज जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ नोएडा SEZ, राइट सर, एंड SEZs इन द नॉर्दर्न इंडिया। दैट मीन्स as a development commissioner I was in charge of Noida SEZ and all other SEZs in the northern India, 9 states. Right sir, okay. UP, Rajasthan, Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir, Bihar, Madhya Pradesh also the state was under my this. So I was in charge of that. तो मेरे ख्याल से सर 12-15 SEZ तो इसी एरिया में होंगे कम से कम? मेरे जुरिस्डिक्शन के अंदर 34 SEZs। 34 SEZs मेरे। और एक SEZ के सर मिनिमम टू मिनिमम एरिया कितना होता है? ये देखिए, वो अगेन वेरी करता है। जो मल्टी प्रोडक्ट SEZs है जी, जिसके अंदर हर एक तरह की इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, उसके लिए मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट 50 हेक्टेयर्स का, 50 हेक्टेयर। लेकिन IT के लिए बिल्टअप एरिया है। तो हम बात कर रहे थे एज ए जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर का, तो देखिए जब वहाँ पे हम जब यूनिट्स नए नए अप्रूव करते थे जी, तो हम ये देखते थे कि हम सबसे पहले ये जरूर पूछते थे कि अगर आप जब यूनिट लेके आएंगे तो आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक टारगेट था। अप्रूवल कमेटी का मैं चेयरमैन था, तो लाइक आई वाज जोनल डेवलपमेंट कमिश्नर, आई वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ द SEZ अथॉरिटी ऑफ द नोएडा SEZ अथॉरिटी एज वेल। तो इस तरीके से आप देखते थे। तो आपको उस समय जब आपको यूनिट आपके सामने आते हैं और वो कहते हैं कि 500 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 1000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 1500, सो दैट गिव्स यू अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। एंड किस तरह का इम्पैक्ट आया ये हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, पहले आपके IT सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट थी, तो जैसे नॉर्दर्न इंडिया से जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जो आते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए IT सेक्टर के अंदर, तो जाते थे, आप पुणे में जाते थे, हैदराबाद में जाते थे, चेन्नई में जाते थे, नॉर्थ इंडिया बैंगलोर में जाते, स्विच करना पड़ता था। लेकिन इधर IT सेक्टर SEZs के अंदर जी, गुड़गांव के अंदर जी, नोएडा के अंदर, जयपुर के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी SEZ, चंडीगढ़ के अंदर इन्फोसिस SEZ एक्सेट्रा, इतने SEZs आए और वो आपको यंग बॉयज एंड गर्ल्स दे आर गेटिंग द जॉब एट नियर टू देयर हाउसेस। पहले स्विच करके हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, साउथ में जाना पड़ता था, बैंगलोर जाना पड़ता था, हैदराबाद जाना पड़ता था। बट 2005 में somewhat this has changed and student got jobs near to their homes. सो एंड दैट इज ट्रू। अब आप जैसे जयपुर के अंदर देखिए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी SEZ है जी, तो उसके अंदर आपका IT सेक्टर की भी यूनिट है, आपकी इंजीनियरिंग सेक्टर की यूनिट भी है, मल्टी प्रोडक्ट SEZ है। इसी तरह से वहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी का एक सेपरेट SEZ है, जयपुर के अंदर ही है। और इस तरह से अगर नोएडा SEZ देखें तो मल्टी प्रोडक्ट, उसके अंदर आपकी सब तरह की इंडस्ट्री से, आपकी टेक्सटाइल्स, chemicals, plastics, engineering, IT also, all kind of things are there. Okay, right. Let's take a pause here. और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ललित सर से जाननी है. We will continue our standout discussion with him in the upcoming episode. So don't go anywhere.